जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम 28 और 29 तारीख को होने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये उसी से रिलेटेड है। जो पेट का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे आप जीएस, ग्राफ और इंग्लिश, हिंदी हम सबको अलग अलग वीडियो में करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो बहुत जल्द तुरंत लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पेट 2023 28 और 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग का बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती? ठीक है, तो भूटान के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं मिलती, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है। सिक्किम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती है। ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें से ये पूछा है किससे नहीं मिलती है। तो सिक्किम से मिलती है, अरुणाचल से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, मेघालय से सीमा नहीं मिलती। तो इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जब आप जीएस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर होगा सी, त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, इसका आंसर बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो जो आप पुरस्कार का नाम देख रहे हैं, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है का मतलब ये नहीं है इसमें से आपको एक ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें से ढूंढना है, तो इसका आंसर होगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जब जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा, जो सीरियस होता है पढ़ाई में, वो जानता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब आप बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एडीबी या एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की मनीला में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1966 को हुई थी। आप बताइए कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी और किस बैंक को, ठीक है, हम लोग किस बैंक को बोलते हैं विश्व बैंक, जिसका एक और नाम है, विश्व बैंक का एक और नाम है, वो बताइए। कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि किस विश्व बैंक को किस नाम से हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये जो किताब का नाम दिया है, बुक का नाम दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, इसको किसने लिखा था? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक किसने थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर इंदु आनंद, अरुणिमा सिन्हा, राजदीप सरदेसाई। तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर लोकसभा का कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम, देखिए लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी का भी अगर कभी भी पूछेगा कोरम, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, सबका कोरम पूरा करने के लिए उसके 1/10 सदस्य चाहिए। 1/10 सदस्य चाहिए। इसका आंसर होगा डी।
इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1991 में हुआ था, उसके अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा ये बजट के एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। आपको पता है हमारे वहाँ बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, तो जाहिर सी बात है आर्थिक समीक्षा कब पेश किया जाता होगा, उसके ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस साल भी पेश किया गया था। आप बताइएगा भारतीय आर्थिक समीक्षा का थीम इस साल क्या था? आप थीम बताइएगा, क्योंकि आप लोग पेट का एग्जाम देना है तो आप थोड़ा सा आगे सोचिए। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। CRR, SLR हम लोग हमेशा सुनते हैं, तो CRR क्या होता है? इसका सही नाम क्या होगा? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात, नगद वापसी आरक्षित। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बॉय बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, नगद आरक्षित अनुपात। ये याद रखिएगा, CRR वो पैसा होता है जिसको बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। CRR जो होता है वो पैसा होता है जो रिजर्व बैंक को सामान्य बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 13। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना लुधियाना, कानपुर, जबलपुर, पंतनगर। तो इसका सही आंसर होगा ए, पंतनगर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पंतनगर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता है कि अब वो योजना आयोग है नहीं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग है, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन पूछा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग नहीं है, उसके स्थान पे नीति आयोग है, उसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग चाहे नीति आयोग दोनों संवैधानिक आयोग नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बताइए अगला क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब को मापने का यंत्र क्या होता है? तो एक है एनीमोमीटर, एक है बैरोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर, एक है थर्मोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, थर्मोमीटर से आपका तापमान मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वायु दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, घुटनों का जोड़ क्या होता है? तो घुटनों का जोड़, जब आप GS का बुक उठाएंगे तो घुटनों का जोड़ का सामने ही दिया है कोर संधि, कोर संधि इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है, लेकिन इसमें पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कराएंगे। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? यानी सोल्डर किन दो धातुओं से मिला होता है? तो सोल्डर टिन और जस्ता से बना होता है। ठीक है, तो इसमें दिया था जिंक सीसा, टिन जस्ता। ठीक है, और हमारा आंसर होगा टिन और सीसा। टिन और सीसा से सोल्डर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फार्मिक एसिड ये रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। इसका आंसर होगा लाल चींटी। लाल चींटी में फार्मिक एसिड होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अगर आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे जैसे भी उस पर कोई संकट आ जाए, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए, जिसमें न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, तो आप बताइए कमेंट करके कौन कौन से रिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी अगर नीति निर्देशक सिद्धांत कोई लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 में अभी हम आपको बताए हैं कि अगर अनुच्छेद 32 को आपको लागू कराना है मौलिक अधिकार तो आप न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह अनुच्छेद 37 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 37 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा समान नागरिक संहिता के लिए, तो इसमें दिया अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44 ऑप्शन डी, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। क्षेत्रीय परिषद, आपको पता है क्षेत्रीय परिषद जो होता है वो क्या होता है। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसमें उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं वर्तमान में, तो सबके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और जितने राज्य उस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री क्रम के अनुसार उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है, संविधान नहीं, संविधान में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी संकल्प द्वारा नहीं, सरकारी संकल्प द्वारा कहेगा तो आप नीति आयोग करिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ना, तो इसका सही आंसर होगा संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। आज तक किसी भी हमारे न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है, नहीं चला है। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव तो आया है। प्रस्ताव एकमात्र रहे हैं, उनका जज जो उच्चतम न्यायालय के जज थे उनके लिए आया था, उनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी। 24 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, अगला क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। इसमें यह क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942। पिछले साल के पेट के पेपर में आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस मिशन की विफलता पे शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी जो यंग इंडिया है, नवजीवन है, स्वराज हिंद है, ये दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना नहीं की थी, उन्होंने इंडियन ओपिनियन किया था। अब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था। ये आप नोट करिए, जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं उसको नोट करिए इंपॉर्टेंट समझ के। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो यहाँ है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, तो गांधी इरविन समझौता। तो दांडी मार्च आपको पता है 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था, गांधी इरविन समझौता 1931। तो आप ही बताइए सबसे पहले कौन हुआ था। तो साइमन कमीशन 1927 में। इसमें सबसे बाद में क्या हुआ था, तो अगर ये पूछता तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। ठीक है, अगर सबसे बाद में पूछता तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
तो भारत के किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट में यह अधिकार दिया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आप बताइए उस वक्त कौन वायसराय था? क्योंकि पहला 1861 में जो कोई भी था वो गवर्नर जनरल नहीं था, उस वक्त उसको वायसराय कहा जाता था। आप कमेंट में बताइएगा कौन था। अब इसमें सूची मिलाना है कि कौन सूची कहाँ है। ठीक है, कौन सी सूची कहाँ है? हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो अगर हमको करना होता, चलिए मान लेते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हमको करना होता तो हम क्या करते? हम सीधा पहले क्या करते, राजगुरु जो हैं वो लाहौर षड्यंत्र केस में उनको सजा हुई थी, तो 4 का बॉय कर देते। अब देखिए ऑप्शन, देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। 4 का बॉय, तो 4 का बॉय देखिए बस 1 में है, 4 का बॉय देखिए बस 1 में है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते। ठीक है, 4 का बॉय, यानी मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 4 का बॉय, तो 4 का बॉय माने सी, खत्म। ऐसे अगर बस 1 पता रहे तो आप कर सकते हैं कभी कभी। और रेलवे में तो मोस्ट ऑफ द पेट का भी कोई बहुत डिफिकल्ट जीएस नहीं पूछता है, बहुत आसानी से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्मार्ट तरीके से सोचिए और देखिए, अपने आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो भारत में किसी भी वायसराय की हत्या नहीं हुई थी सिवाय एक की, और उनको अंडमान निकोबार में मारा गया था, और उनके नाम पे कॉलेज भी है। और उनके समय 1872 में पहली जनगणना भारत में को किया गया था। भले ही नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई, तो वो हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या हुई थी। अब पूछ रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताए थे? बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको भी सूची करना है। अब हमको भी इसको अगर करना हो तो हम बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको पता है शाहजहां का मकबरा जो है वो आगरा में है, ताजमहल। तो अब हम देखिए हम क्या करते हैं, शाहजहां का ले आके मिला दीजिए आगरा में, तो 2 का डाग या 2 का डी कर लीजिए। ठीक है, तो 2 देखिए बस 1 में है। अब ये देखिए हमको पता भी नहीं था, तब भी हम कर लेंगे 2 का, यानी सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम में भी वहाँ करिएगा, पेट का जो एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं वैसे ही करिएगा। सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोनपुर बिहार में है, तो बिहार में कौन सा? हर्ष तो होंगे नहीं। ठीक है, कुमारगुप्त, विजय सेन, धर्मपाल। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? ठीक है, शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो भारत में उत्तर पश्चिम भाग यानी पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, मतलब ये सब उत्तर पश्चिम में आ सकते हैं। ठीक है, तो भारत में उत्तर पश्चिम में वर्षा जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। एकदम आसानी से आप करिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम इसको छोड़ते हैं, इसका अलग से हिंदी कराएंगे। जितना जीएस है पहले इसको हम करा लें, जितना जीएस हम पहले करा लें। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये करंट है। अगस्त, याद रखिएगा पिछले बार सितंबर में पेपर था तो सारा करंट अगस्त का आया था, ज़्यादातर करंट। तो इस बार अक्टूबर में पेपर है तो सितंबर, अगस्त और जुलाई
3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है करंट का। इसमें करंट में दिया अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा। तो उत्तर प्रदेश देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक चयन से संबंधित जो भी परीक्षा होगी उसके लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आप उसको बताइएगा उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, और ये प्रयागराज में इसका मुख्यालय रहेगा। अब वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। वाराणसी, लखनऊ, नई दिल्ली, पुणे। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नए संसद भवन, आपको पता है संसद भवन जो नया बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो उसमें टोटल 1272 लोग बैठ सकते हैं। अब आप बताइएगा उसमें लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा में, जबकि टोटल जो है लोकसभा और राज्यसभा नए संसद भवन में 1272 बैठ सकते हैं। नाटो, अगला क्वेश्चन है नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। तो नाटो पूछा है कि नाटो का सबसे नया सदस्य या 31वां सदस्य कौन बना है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया। अब देखिए, भारत का एक पड़ोसी राज्य था, वहां पे चक्रवात आया और वहाँ काफ़ी आपदा फैल गई थी, और भारत का हमेशा की प्रवृत्ति रही है, नेचर रहा है कि भारत दूसरों की हमेशा मदद करता रहा है, ठीक है। इसीलिए पूरे विश्व में भारत का इतना सम्मान है। भारत ने किस देश के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था वहाँ आपदा के लिए? तो भारत ने म्यांमार के लिए चलाया था। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वो तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सूरीनाम, ठीक है, ये भारत का एक मित्र देश है जहां अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान मिला है वो किसको मिला है ये बोल रहा है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। अब देखिए, बहुत से अवार्ड जो हैं दुनिया के देश हमारे प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, लेकिन इसमें किसको दिया गया है ये बताइए। नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति। जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी। तो हम बताए थे कि जब भी हॉकी आएगा तो आप जितना भी इधर कप हुआ है हॉकी में, ज्यादातर कप क्या, सारा कप जो भी हुआ है इधर, ठीक है, तो वो भारत जीता है। अब इसमें ये पूछा है कि भारत ने किस देश को हरा के जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला ऐसा था, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज था। तो इसको हम लोग हरी झंडी हमारे जो मंत्री जी हैं वो दिखाए थे श्रीलंका के लिए। ये तो न्यूज में था, हमको लग रहा है कि आपको पता होगा। तो शायद हम लोगों का जीएस का क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में फिर ऐसे ही जीएस का और करंट का हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। और मैथ का, रीजनिंग का उसका अलग वीडियो में करा देंगे। इंग्लिश का भी हम करा दे रहे हैं। तो जितना हो सके कल परसों आज कल, अभी हम 2-3 दिन, जितना भी 2 दिन है, 3 दिन तो नहीं है, 2 दिन है, तो 2 दिन में जितना होगा हम कराएंगे। हो सकता है उससे आपको हेल्प जरूर मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।